साथियों नमस्कार। आप सभी को अपने इस यूट्यूब परिवार में जीएस जो हम लोग पढ़ा रहे हैं काफ़ी दिनों से, जो जीएस के प्रीवियस क्वेश्चनों पे चर्चा हो रही है, उसी के विषय में हम लोग ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और स्पेशली ये वीडियो आपका सिलेबस का होगा, यानी कि जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जो जिस विषय को लेकर के, उस विषय के बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। क्योंकि जब हल्का सा एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे इस विषय के बारे में, तो आप लोगों को आगे समझने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। तो मैं हूँ अजीत सर, आप सभी का दोस्त, आप सभी का कोच, आप सभी का मेंटर, और आप सभी का अपने इस एलाइट स्टडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज स्पेशली यही सोच करके बातचीत करने का ये प्रोग्राम किए हैं कि कल से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी, यानी कि आपका विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। तो दोनों को हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन अभी कल से सिर्फ शुरू होगा आपका विश्व का भूगोल। हो सकता है कि आगे चल के 4-5 क्लास जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ लेंगे, तो हम लोग साथ साथ ही आपका इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल को भी साथ में लेकर के चलेंगे। क्योंकि मेरे पास भी समय है, अभी एग्जाम नज़दीक है नहीं, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। क्योंकि सिलेबस जब कंप्लीट होता है उसके बाद भी आपको रिवीजन करने का अच्छा मौका चाहिए। और अगर आपका एग्जाम तक आपका सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट होगा तो रिवीजन आप कब करेंगे? इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि शुरुआत हम लोग करते हैं ज्योग्राफी से, यानी कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो बड़े बड़े विषय हैं, ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, आपका पोल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसी के साथ आपका इन्वायरमेंट भी आ जाए ज्योग्राफी के साथ में। ये 4 विषय 5 विषय जो हैं, ये आपके लगभग 70 से 75% वेटेज रखते हैं आपके प्री और मेंस में। आपके 70 से 75% प्रश्न आपको यहीं से आने हैं। बाकी 20 से 25% में सारे विषय हैं और जो, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये 4 विषय जो हैं, हमारे जो मेजर जो बड़े विषय हैं, इसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आपका प्री और मेंस दोनों का काम पूरा। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक है, उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। जो प्री के हिसाब से है उसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे, लेकिन जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको हम रोक देंगे। उनको हम प्री के एग्जाम होने के बाद जो 2, 2.5-3 महीने का समय जो मिलता है, उनमें आंसर राइटिंग करेंगे। उसी के साथ साथ ये छोटे छोटे विषय को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपका मेजर पोर्शन कवर हो ही जा रहा है, तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे विश्व भूगोल पर। विश्व भूगोल पर बात ये करेंगे कि टॉपिक हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, किस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग ऊपर से हल्का सतही तौर पे जान लेते हैं, आपकी रुचि बन जाए उन विषय को पढ़ने में। जब वो टॉपिक शुरुआत हो तो आपको बोरिंग ना लगे, आपको उस विषय में कोई ऐसी लाइन ना लगे कि यार ये अजनबी सी लग रही है। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आपको लगेगा कि हाँ यार, इसको मैंने तो सुना है या कभी देखा है बुकों में, या कोई बताया है, मैंने हल्का फुल्का सुना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी रुचि बढ़ जाएगी। तो इसी को हम लोग लेकर के
थोड़ा सा विश्व भूगोल की चर्चा कर लेते हैं। देखो, विश्व भूगोल में हम लोग 3 सेक्शन में बांट करके पढ़ेंगे। 3 सेक्शन का मतलब ये हो गया, 3 क्या, हम लोग 4 सेक्शन को लेकर के चलेंगे। 4 सेक्शन में पहला आपका सामान्य भूगोल हो जाएगा, विश्व का सामान्य भूगोल। दूसरा आपका विश्व का भौतिक भूगोल हो जाएगा। तीसरा विश्व का जैव भूगोल हो जाएगा। चौथा आपका विश्व का मानव भूगोल हो जाएगा। यानी कि आपका जनरल ज्योग्राफी, उसके बाद फिर आपका फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद आपका बायोम हो जाएगा, उसके बाद आपका ह्यूमन ज्योग्राफी हो जाएगा। बायोम मतलब यानी कि इन्वायरमेंट, जिसे हम इन्वायरमेंट कह रहे हैं वही, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए, जो सामान्य भूगोल के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। यानी कि सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखेंगे, उनसे ब्रह्मांड से कैसे आकाश गंगाएं बनी, उसके बाद आकाश गंगाओं से कैसे तारे बने, तारों से कैसे ग्रह बने, ग्रह से कैसे उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काश्मी, तमाम जो पिंड हैं उन सबको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे सौर मंडल पे। सौर मंडल भी आपका मंदाकिनी का ही पार्ट है, यानी कि मंदाकिनी में सैकड़ों सौर हैं, सूर्य हैं, उसी यानी कि लाखों, सैकड़ों क्या लाखों सूर्य हैं, उसी में एक सूर्य अपना है, जिसके हमारा ये पृथ्वी ग्रह है, हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा इसी टाइप और भी ग्रह उपग्रह है, सब मिलकर के सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये हमारा एक सौर परिवार हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, सोलर फैमिली हो गई। इसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। अब ग्लोब पे जब देखेंगे, लेटी लेटी जो लाइनें होती हैं, एक सर्कल नुमा जो होती हैं, आप ग्लोब को देखें, आप मानचित्र को देखेंगे तो आप कंफ्यूजन में आएंगे। एक बार ग्लोब को देखेंगे फिर मानचित्र को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ग्लोब को नचाएंगे, जो एक सर्कल बनी होगी लेटी लेटी, इसको बोलते भी हैं लैटिट्यूड, जो सर्कल बनी होगी, बीच की जो सर्कल होगी उसको हम लोग भूमध्य रेखा कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी को आधे में डिवाइड कर रही है, यानी कि आधे आधे भाग में उत्तर दक्षिण में डिवाइड कर रही है। उसी के सहारे आपके ध्रुवों तक रिंग बनी होती हैं। ये लाइनें जो हैं, जो एक लाइन ग्लोब पे पूरे बीचों बीच है, उसी टाइप के दोनों उत्तर और दक्षिण में लाइनें बनी होंगी। तो हर लाइनों का अपना एक नाम है। हम लोग मोटी मोटी चीज़ों को जानेंगे। एक बीच की जो रेखा है भूमध्य रेखा हो गई, 23.5 डिग्री उत्तर में उसको हम कर्क रेखा बोलेंगे। उसके बाद 66.5 डिग्री जो हो गई, उसके बाद फिर आपकी 90 डिग्री जो हो गई। उसी टाइप में जब आप नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो 23.5 डिग्री जो होगी मकर रेखा होगी, फिर उसके बाद 66.5, फिर 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि आप जब विषुवत रेखा से, यानी कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर आप जा रहे हैं, तो आपकी रिंग जो बनी है, रिंग की साइज छोटी होती चली जा रही है, यानी कि ध्रुव पे चौड़ी है, जब ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। इसी के विपरीत आपका क्या होगा, देशांतर लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी कि लंबी लंबी लाइनें, लंबी आप ग्लोब पे देखेंगे एक लाइन सीधी होगी, उसी के सहारे और भी लाइनें होंगी, यानी कि बीच में जो पृथ्वी का जो बीच वाला हिस्सा है,
यहाँ देखेंगे तो दो देशांतर के बीच में ज़्यादा स्पेस होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों पे जाएंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जाएंगे, आप देखेंगे वो लाइनें जाके आपस में मिल जा रही हैं ध्रुवों पे। तो इसलिए पृथ्वी के बीच वाले भाग में दो देशांतर के बीच की लंबाई, बीच की जो गैप होगा, गैप की लंबाई ज़्यादा होगी। 111.32 किलोमीटर दो देशांतरों के बीच की लंबाई होगी। कहाँ? भूमध्य रेखा पे, पृथ्वी के बीचों बीच भाग में। लेकिन अब जैसे जैसे अब ध्रुवों की ओर जाएंगे, देखेंगे दो देशांतरों के बीच की दूरियां जो है कम होती चली जाएंगी। आप अक्षांश में देख रहे हैं सर्कल का जो लेंथ है वो कम होते चला जा रहा है ध्रुवों की ओर। लेकिन अब देशांतर पे आ रहे हैं तो देशांतर पे आप जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, दोनों के बीच की दूरियां भी कम हो जा रही हैं। ये हो गया अक्षांश और देशांतर। और भी हम लोग डीप में पढ़ेंगे, अभी तो हम परिचय आपसे करवा रहे हैं कि अक्षांश और देशांतर किसको कहते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लें। उसके बाद फिर आ जाएगा पृथ्वी की गतियां। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने ध्रुव पे, अपने एक अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकने के बाद भी ये सूर्य का भी परिक्रमा कर रही है। यानी कि अपने जो अक्ष की झुकाव है उस पर जो झुकी हुई पृथ्वी जो घूम रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घूर्णन बोलेंगे। लेकिन जो घूर्णन करते हुए, अपने आप में तो घूर्णन कर ही रही है, लेकिन घूर्णन करते 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 सूर्य का भी वो चक्कर लगा रही है। जो अपने अक्ष पे झुक करके गोलाकार घूम रही है अपने अक्ष पर ही, इसको घूर्णन बोलेंगे। लेकिन जो सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है इसको परिक्रमण कहेंगे। ठीक है ना? घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन परिक्रमण, ये पृथ्वी की गति है। अब देखेंगे सूर्य की जो किरण है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, उनकी जो किरण है वो लंबवत इसी दोनों रेखाओं के बीच में पड़ती है। आप जानते हैं कि 21 जून का जो डेट होता है ये कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि सूर्य की जो लंबवत किरण है वो 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। कर्क रेखा के बाद फिर वो नीचे भूमध्य रेखा की ओर आती है। बीच में पृथ्वी की जो दो बराबर भागों में काटती है भूमध्य रेखा, उस साइड में धीरे 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 सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। लेकिन जब भूमध्य रेखा पे आएंगी तो जून से क्या आ जाएगा? सितंबर। सितंबर में आप जानते हैं कि 23 सितंबर को सूर्य की किरण आकर के भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ जाती है। 21 जून को तिरछी हल्का सी जाती है लंबवत वहां कर्क रेखा पे, 23 सितंबर को आ जाती है भूमध्य रेखा पे, फिर जाकर के 22 दिसंबर को पहुंच जाती है कहां? आपकी मकर रेखा पे दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। फिर 22 दिसंबर को फिर रिटर्न होती है, फिर जाके 21 मार्च को पहुंच जाती है कहां? भूमध्य रेखा पे। 21 मार्च से फिर 21 जून को पहुंच जाती है कर्क रेखा पे। यानी कि ये सर्कल जो है 21 जून से 23 सितंबर, 23 सितंबर से 22 दिसंबर, 22 दिसंबर से 21 मार्च, 21 मार्च से 21 जून, ये जो सर्कल है ये चलती रहती है। इसी से ऋतुएं बनती हैं। सूर्य की जो तापमान की या ऊर्जा की जो लंबाई होती है, जिस ध्रुव में जितना ज़्यादा, यानी कि जिस एरिया में जितना ज़्यादा बढ़ती है वहाँ तापमान ज़्यादा बढ़ता है, तो उसी हिसाब से वहाँ का जो है मौसम भी होता है। उत्तर दक्षिण मिलाकर कर्क रेखा मकर रेखा मिला करके इसी को हम बोलते हैं तापीय पेटी, क्योंकि यहाँ ताप लगभग समांतर होता है, समान रहता है। तो इन्हीं बीच में ऋतुएं जो है बनती हैं। हम ऋतुओं को भी जानेंगे, अभी तो हम सिर्फ इसी को जान रहे थे, पृथ्वी की गतियां। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको जानेंगे थोड़ी सी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब
अंतरराष्ट्रीय एक तिथि बना दी जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि जो पूरा विश्व माने। इसी तरह से हर देश में भी अपनी एक तिथि रेखा है। तिथियां ज्ञात कैसे होती हैं? देशांतर रेखाओं से। यानी कि एक देशांतर रेखा यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में कुछ दूरियां होती हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जब इसको आप मापने की कोशिश करेंगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 15 डिग्री में 1 घंटे होंगे। इस टाइप से पूरे 180 बाई साइड यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में, 180 पूर्वी गोलार्ध में रेखाएं होंगी। 180 मिलाकर के कितना हो जाएगा? 360। तो एक रेखा को यानी कि दो रेखाओं के बीच में एक कोण बनेगा। उसी को हम लोग कह रहे हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर 15 चौको 60, 1 घंटे। इसी हिसाब से आपकी घड़ी जो है बनाई गई है देशांतर रेखाओं के हिसाब से। हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, अभी तो सामान्य तौर पर हम जान रहे हैं। ये हो गया आपका सामान्य भूगोल। अब आएंगे हम लोग भौतिक भूगोल पे। भौतिक भूगोल पे आपका एक टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान। इससे आपसे स्पष्ट हो रहा है भू आकृति विज्ञान से कि भू माने भूमि, आकृति माने एक शेप, एक आकार, विज्ञान माने या भूगोल माने एक साइंस। अब आप जान लें कि धरती पे जो आकृतियां जितनी भी बनी हैं उनका एक प्रोसेस रहा है बनने का, एक प्रक्रिया रही है बनने का। कैसे बने हैं, कौन सा बल काम किया है, इन सारी चीजों को हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृति विज्ञान, भूमि पर जितनी आकृतियां बनी हैं इनको आप पढ़ रहे हैं, तो इनको पढ़ने के पीछे आपको और भी जाना पड़ेगा कि इनको बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ एकाएक बन गया, ऐसा नहीं है कि पर्वत बन गए, डेजर्ट बन गए, ऐसा नहीं है कि बर्फ के द्वारा तमाम आकृतियां बन गई, वी आकार घाटी, आई आकार घाटी बन गई हैं, जलप्रपात बन गए हैं और भी गर्त बन गए हैं, बहुत सारी आकृतियां बनी हैं। इन सब आकृतियों को बनने के पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, इन सब चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इनको जानने का मतलब, पृथ्वी के देखिए 2 ही बल काम करते हैं भू आकृति को बनाने के लिए, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। बाह्य बल में हम लोग हवा ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, आपका बर्फ ले लेते हैं, इनके द्वारा कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं। दूसरी भू आकृति की यानी कि भूमि के अंदर आंतरिक बल भी कुछ काम करते हैं, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप, इनसे भी आकृतियां आपके पृथ्वी पर बनी हैं। 2 बल को हमको पढ़ना होगा। 2 यानी कि बाहरी बल को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अंदर के बल को, भूकंप और ज्वालामुखी को कैसे जाने कि कैसे आता है, तो पहले तो इसके बारे में हम जानेंगे। जानने का मतलब है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानना होगा। जब तक हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं पता होगा कि पृथ्वी का अंदर का भाग कैसा है, तब तक कैसे हम लोग जान पाएंगे कि पृथ्वी में क्या है अंदर, कौन सा बल कैसे निकल रहा है, कौन सा बल किस टाइप से काम कर रहा है। जो पर्वत और हिमालय जैसे और ऑल्पस और रॉकी जैसे पर्वत और तमाम ऐसे बन रहे हैं, अरावली, विंध्याचल, बहुत सारे पर्वत कैसे बन रहे हैं, तो हमको आंतरिक संरचना को जानना होगा। तो इन जो अंदर के बल काम कर रहे हैं उनके बारे में हमको जानकारी चल पाएगी, पता चल पाएगी। तो आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। आंतरिक संरचना में जैसे ऊपरी का पार्ट है, क्रस्ट है, बीच वाला मेंटल है, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, फिर आपका कोर है, ऊपरी कोर, निचली कोर, सबका डेंसिटी देखेंगे कि किसका कितना घनत्व है,
नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है या ऊपर जाने पर घनत्व कम होता है, घनत्व को हम लोग देखेंगे। कहाँ पृथ्वी के किस भाग में परत गली हुई है यानी लिक्विड फॉर्म में है, कहाँ ठोस फॉर्म में है, इन सब सारी चीज़ों को हमको जानना है। जानने का तरीका एक ही है, हमारे अंदर से आने वाली जो वेव है, भूकंपीय जो वेव हैं, जो तरंगे हैं, उन्हीं के माध्यम से हम जान पाए हैं। यही हमारे पास अभी साक्ष्य भी है। आंतरिक संरचनाओं को जानने का और कोई साक्ष्य है नहीं इनमें, सिर्फ यही एक ही साक्ष्य है जो भूकंपीय तरंगे हैं। तो इन्हीं के माध्यम से हम आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगा पाए हैं अभी तक। हालांकि काफी हद तक प्रमाणित है, वैज्ञानिक है, उसको हम लोग जानेंगे। ज्वालामुखी भूकंप के बारे में जानेंगे, यानी कि आपका एक तरल मंडल है 100 से 200 किलोमीटर के नीचे, उसके बीच में मैग्मा जमा हुआ है, वो आता है पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़ता है, निकलता है, चाहे दरार से चाहे जैसे भी। तो वो ज्वालामुखी मटेरियल को बाहर लेके आता है, कुछ अंदर होते हैं कुछ बाहर होते हैं। जो अंदर होते हैं उनका भी एक आकृति बनती है, जो बाहर निकल जाते हैं उनकी भी एक आकृति बनती है, पर्वत के रूप में, द्वीप के रूप में। इनको भी हम लोग जानेंगे। और भूकंप को भी अब जान ही रहे हैं कि जहाँ ज्वालामुखी आती है वहाँ भी भूकंप होते हैं, प्लेटें मूव करती हैं। हम लोग हालांकि आगे बहुत पढ़ेंगे हम लोग, तो बहुत तो ठहराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो डीप में पढ़ेंगे। अभी सामान्य तौर से आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, हल्का सा एक परिचय करवा रहे हैं ज्योग्राफी से। भूकंप जैसे प्लेट हैं, आप जानते हैं कि कई प्लेटों के सहारे हमारी पृथ्वी चल रही है, प्लेटें मूव कर रही हैं, कभी अपसारी तो कभी अपसारी, कभी संरक्षी, यानी कभी एक दूसरे के तरफ आ रही हैं, कभी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कभी एक दूसरे के बगल से निकल जा रही हैं। इस टाइप की जो एक्टिविटी हो रही है, इनसे भी भूकंप आते हैं। कभी टकरा रही हैं तो हलचल हो जा रहा है तो भूकंप आ रहा है। तो एक प्लेट डाउन यानी कि वजन होगी तो नीचे चली जाएगी, हल्की प्लेट फोल्डिंग हो जाएगी, फोल्ड होकर ऊपर चली जाएगी, जिसे हम लोग वलित पर्वत बोलेंगे, हिमालय और रॉकी एंडीज जैसे। नीचे जो चली जाएगी सबडक्ट होती रहेगी, वो नीचे मैग्मा में 100 से 200 किलोमीटर के बीच में चली जाएगी, वहाँ जाएगी तो वहाँ गल जाएगी, गलेगी। तो जैसे जैसे घसड़ करके नीचे गल के जा रही है तो दोनों प्लेटें में खिसकाव होगा तो वहाँ भूकंप आएगा। जिसे जिस एंगल पे दोनों रगड़ रही है उसको बेनियाप जोन बोलेंगे। जब जब रगड़ के घिसन के नीचे जाएंगी तो भूकंप आएगा, नीचे जाएंगी गलेंगी, मैग्मा एक्स्ट्रा होगा। अच्छा, मैग्मा में भी अंदर मैग्मा भी है, वो संवहनी धारा में चल रहा है, संवहनी धारा में चल रहा है। लेकिन क्रस्ट का जहां जहां कमजोर परत है वहां वो तोड़ के निकल जा रहा है। हॉट स्पॉट भी हम लोग बोलते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब मैग्मा पृथ्वी की जो क्रस्ट वाला एरिया है 100 किलोमीटर नीचे ऊपर, यहाँ कहाँ कहाँ मैग्मा बहुत जमा हुआ है, जहाँ मैग्मा ज़्यादा होगा उसको हम लोग हॉट स्पॉट बोलेंगे। मैग्मा हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट वहाँ वेग ज़्यादा होगा, तोड़ के निकल जाएगा। ये हमको कंसेप्ट क्लियर करना है। अभी हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, अभी तो हम लोग परिचय करवा रहे हैं आपसे। तो आपका ज्वालामुखी और भूकंप हो गया। उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन, यानी कि अब कुछ वैज्ञानिकों ने द्वीपों को बोला कि द्वीप विस्थापित हो रहे हैं। कुछ ने बोला कि प्लेटें हैं, प्लेटें जो है चल रही हैं, उन्हीं प्लेटों के ऊपर महाद्वीप भी है, महासागर भी है। ऐसा नहीं है कि महाद्वीप अलग है महासागर अलग है। हो सकता है कि एक ही प्लेट में महाद्वीप और महासागर दोनों हो सकता है कि दो प्लेट का जो यानी कन्वर्जन है, जहां दोनों प्लेट अलग हो रही हैं वहां हो सकता है कि महासागर हो दोनों प्लेट पे। ये विचार कई वैज्ञानिकों के द्वारा सामूहिक रूप से दिया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट के बारे में इनमें जानकारी दी गई है। हालांकि इनका आधार भी रहा है, पहले के जो वैज्ञानिक हैं जो महाद्वीपीय विस्थापन, महासागरीय विस्थापन तमाम सिद्धांत दिए हुए हैं, उनका आधार बना के तमाम इन्हीं सब वैज्ञानिकों ने मिल करके, हालांकि लास्ट में एक निष्कर्ष निकाला 60 के दशक में कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यानी कि सारी प्लेटें हैं, प्लेटों के सहारे हमारा पूरी आकृतियाँ बन रही हैं, वो मूव करती हैं इधर उधर आसपास
से गुजरती हैं, आमने सामने आती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, उन्हीं के सहारे मैग्मा भी बाहर आता है, भूकंप भी आते हैं, तमाम सारी एक्टिविटी होती रहती है। हम लोग इन सब पे बात करेंगे कल की वीडियो से। अभी हम लोग बात करते हैं सुनामी। आप जानते हैं कि सुनामी का मतलब है कि समुद्र की लहरें जो काफी वेग में चलती है उन्हीं को सुनामी बोलते हैं। आती कैसे है कि समुद्र में ये जो प्लेट है, हमने बताया आपसे कि एक प्लेट पे समुद्र और स्थल या जल दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि दो प्लेटों का जो ज्वाइंट हो, जहां से प्लेटें खिसकती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं, वो दोनों ज्वाइंट हो, वो समुद्र में हो। ये दो प्लेटें हो सकता है एक दूसरे से दूर जाती हो, बीच में जगह खाली हो जाए, वहां से मैग्मा निकल जाए। मैग्मा जब निकलेगा तो समुद्र पे वेग मारेगा, जोर मारेगा, तो समुद्र की लहरें उत्पन्न होंगी। वो लहरें काफी दूर तक जाएंगी, तटवर्ती एरिया प्रभावित होगा। वहां जो मैग्मा निकलेगा वो समुद्र में धीरे 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 निकलते 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 एक बार वो द्वीप का आकार ले लेगा। यानी कि जब वो समुद्र से ऊपर निकल जाए जो भाग, उसी को तुम द्वीप बोलते हैं। उस पर जनसंख्या बसने लगेगी, तमाम सारी संसाधन तो वही है, भाई ज्वालामुखी है, तो वहाँ और भी एक्टिविटी होने लगेगी, पोर्ट वगैरह तमाम जानते हैं, टूर। अंतर्जात बहिर्जात बल के बारे में हम लोग बात किए हैं थोड़ा सा। अंतर्जात बल जैसे भूकंप, सुनामी, बहिर्जात बल जैसे हवा, आपका नदियाँ, आपका हिम, ग्लेशियर, ये सारी चीजें ये बाहरी फोर्स हैं, इनसे भी आकृतियां बनती हैं। इनके बारे में जानेंगे। चट्टानों के बारे में जानेंगे। अग्नेय चट्टान है, रूपांतरित है, आपकी औषधि है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। फिर हम लोग भूगर्भीय इतिहास को जानेंगे कि भूगर्भ का क्या इतिहास रहा है, कैसे कैसे विकास हुआ है, ठीक है ना। हम लोग चलिए फिर आएंगे जलवायु विज्ञान पे। जलवायु विज्ञान पे थोड़ी सी इसकी परिचय के बारे में हम लोग परिचय जानेंगे। अर्थ जलवायु विज्ञान, जलवायु का अर्थ क्या होता है। जलवायु का मतलब ये होता है कि कम समय में जो चेंजिंग होते हैं उसे मौसम बोलते हैं। यही मौसम जो लंबे समय तक मापा जाता है, 30 से 32 सालों के बीच का जो मौसम मापा जाता है, इसको जलवायु बोल देते हैं। वायुमंडल यानी कि पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैसों का समूह है, इसी को हम वायुमंडल बोलते हैं। तमाम सारी गैसें काम करती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भी सारी गैसें काम करती हैं। हालांकि कुछ भारी गैसें हैं, कुछ हल्की गैसें हैं। जो भारी गैसें हैं वो नीचे हैं, जो हल्की गैसें हैं हीलियम जैसी वो ऊपर है, ठीक है ना। तो ये आपका एक संगठन होगा। उसके बाद संरचना, आप इन्हीं सब गैसों को मिलकर के वायुमंडल बना है। अब किसकी कौन सी मात्रा है, कितना योगदान है वायुमंडल बनाने में, इसी को हम बोलते हैं कि संरचना। सबसे ज्यादा योगदान नाइट्रोजन का, इसी तरह से और भी चीजों का। फिर तापमान देखेंगे पृथ्वी पर कि तापमान क्या होता है, तापमान कैसे काम करता है। इन्हीं तापमान के सहारे आपकी सारी जो है जलवायु जो है डिपेंड करती है। तापमान होगा तो और भी सारी चीजें होंगी, है ना। तापमान होगा तो जहाँ नमी होगी, नमी से आर्द्र बन के ऊपर जाएंगे, ऊपर यानी कि अब यहाँ तापमान ज़्यादा है, आसपास में जल का कुछ बॉडीज है। अब यहाँ से जल भी गर्म होगा तापमान की वजह से, तो वो जल भाप के रूप में बन करके ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा जहाँ संघनित होगा, यानी कि जहाँ 100% आर्द्रता हो जाएगी, तो वहाँ बादलों का निर्माण हो जाएगा। जब बादलों का निर्माण हो जाएगा तो वो बादल जो है फिर बारिश करेंगे, यानी कि यही पानी एक बार बादल बनेगा, फिर वही पानी के रूप में नीचे आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से भाप के रूप में उठा हो, एग्जैक्ट यहाँ ना आके कहीं और मूव करके चला जाए बरस में। सहारा तो चाहिए ना उसको। तो वर्षा के भी कई टाइप होते हैं।
जैसे संवहनीय वर्षा हो गया, पर्वतीय वर्षा हो गया, पर्वत से टकरा करके ऊपर जाएगी, ऊपर संघनित होंगी, फिर वर्षा करेगी। और भी चीज़ें हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे। बस हल्का फुल्का आपको जानकारी होनी चाहिए। सूर्य तप, सूर्य तप मतलब सूर्य से जो तापमान आ रहा है उसको हम बोलेंगे सूर्य तप। अच्छा, उसके बाद चक्रवात, प्रतिचक्रवात। चक्रवात यानी कि एक जगह तापमान कम होगा, एक जगह ज़्यादा होगा, और जहाँ तापमान ज़्यादा होगा, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये स्थल पे भी आते हैं, समुद्र में भी आते हैं, लेकिन स्थल पे उतने कारगर नहीं होते, क्योंकि पानी नहीं मिलता है तो ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाते, ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाते। समुद्र में यही जब गतिविधि होती है, एक जगह तापमान बहुत ज़्यादा होगा, एक जगह कम होगा। यानी कि जल का, चलिए मान लेते हैं कि कोई सागर है, बंगाल, मान लीजिए बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में तापमान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तापमान बहुत ज़्यादा है। तापमान ज़्यादा होने के नाते क्या होता है कि भाप बन के ऊपर उठता है, तो जब वो ऊपर उठेगा तो बगल से और हवाएं आएंगी उसको भरने के लिए, तापमान को ठंडा करने के लिए। तो एकदम सीधे नहीं आएंगी, वो एक चक्रीय रूप में हवाएं आसपास से आएंगी, ये चक्र बनता चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ चूंकि उनको सोर्स मिल रहा है, वाटर का, पानी मिल रहा है, तो उनमें ताकत आ रही है, एनर्जी आ रही है। अगर पानी ना मिलता, यही स्थल पे आती, तो कुछ ऊपर तक जाते जाते समाप्त हो जाती। जैसे आप गर्मियों में देखते हैं बवंडर जिसे बोलते हैं, आप बवंडर को सोर्स नहीं मिलता है पानी का, इसलिए कुछ ऊपर तक जाकर समाप्त हो जाती है। लेकिन पानी, समुद्र में पानी मिलता है, इसलिए उनमें एनर्जी आ जाती है, वो ऊपर तक चली जाती है, ऊपर जाकर के कोस्टल एरिया में बहुत बारिश करवाती है। ये हो गया। उसके बाद वायुदाब। वायुदाब देखिए, जहां वायु देखते हैं एक एक जगह से दूसरी जगह चलती है, इसका कारण है दाब प्रवणता, ठीक है ना। इसी के दाब जहां ज्यादा होगा, जहां कम होगा, इन्हीं के सहारे वायु चलती है। तो ये वायु चलती हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पर दो तीन प्रकार की वायु के बारे में जानेंगे, जैसे पछुआ, विषुवती पवन, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, है ना। जैसे देखो, बीच में जो चलती हैं दोनों साइड से, साढ़े यानी कि 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के बीच की जो चलती है, उसको हम लोग बोलते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम जो जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, व्यापारिक पवन। उसके बाद इसकी विपरीत जो चलती है ऊपर 30 डिग्री के ऊपर, इसको बोलते हैं पछुआ पवन है। फिर ऊपर से आती है जिसको बोलते हैं ध्रुवीय पवने। इस टाइप से पवनों का हम लोग नामकरण किए हुए हैं। तमाम सारे पवनों को जानेंगे, इन्हीं पवनों की वजह से तमाम जलवायु बनती है, हम सबको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद वर्षा हम जान ही रहे हैं, फिर जलवायु आप जानते ही हैं, विषुवतीय जलवायु, उसके बाद मानसूनी, सवाना जलवायु, और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, स्टेपीय प्रेरीय जलवायु, बहुत सारी भूमध्य क्या बोलते हैं, डिजर्ट जो है क्लाइमेट, बहुत सारी जलवायु को पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद समुद्र विज्ञान पे आ जाते हैं। समुद्र विज्ञान में पहले तो हम लोग सभी सागरों की विशेषताओं को बढ़िया से पढ़ेंगे, सागर महासागर की विशेषता पढ़ेंगे, उनकी सामान्य जानकारी को देखेंगे। उसके बाद सागर की उच्चावच को देखेंगे कि सागर, जैसे हमारे स्थल पे उच्चावच बने हुए हैं, तमाम स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो मॉर्फोलॉजिक हैं, उसी तरह से समुद्र में भी बनी हुई है आकृतियाँ, उन आकृतियों को भी हम लोग देखेंगे। फिर समुद्र में जलधाराएं चलती हैं, जलधाराओं को भी हम लोग देखेंगे। समुद्र की लवणता को देखेंगे कि समुद्र लवण है, नमकीन है, उनको भी देखेंगे। प्रवाल भित्तियाँ देखेंगे, एक आकृति होती है प्रवाल भित्ति की, जीव होते हैं, उनके द्वारा बनाई गई आकृति होती है। कभी कभी प्रवाल द्वीप भी बन जाते हैं, प्रवाल भित्तियाँ जब जमा होती रहती है, जब वो मरते रहते हैं प्रवाल जीव, तो वो एक परत बनाते चले जाते हैं, वो कभी आ जाती है समुद्र के ऊपर, वो द्वीप हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रवाल द्वीप। उसके बाद
समुद्र के कुछ संसाधन हैं, उन संसाधनों के बारे में हम लोग देखेंगे, किस महासागर या किस सागर में कौन से संसाधन है, हम लोग कहाँ तक के संसाधन को यूज कर सकते हैं, कौन से अपने अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद ज्वार भाटा देखेंगे, ज्वार भाटा का प्रभाव क्या होगा, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग इसी में देख लेंगे। तो ये आपका विश्व का भूगोल यही होगा कंप्लीट। हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से। अभी तो हम एक परिचय के तौर पे आपसे थोड़ी सी बात करवाए हैं कि जब हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलें, जब बोर्ड पे कोई शब्द को लिखें तो आपको नया ना लगे, और जब हम टॉपिक को शुरू करें, कंसेप्ट को जब समझाने लगे तो आपके सर के ऊपर से ना जाए, यानी कि जो पढ़ाया जाए वो ताकि आपके दिमाग में घुसे तो थोड़ा, इसलिए थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस वीडियो को बार बार आप लोग देखें। ये पूरा ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू हम लोग ले लिए हैं, जब पढ़ेंगे बड़ा आसान लगेगा समझना, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग लेते हैं आपसे विदा, आते हैं अगली क्लास में ज्योग्राफी को लेकर के, विश्व ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी। तब तक के लिए नमस्कार।